हाय हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा आपका साइंस टीचर। काफ़ी दिनों से कुछ वीडियो नहीं बना पाया, 6-7 दिन हो गए शायद। कुछ काम था, इस वजह से कुछ टाइम ही नहीं मिल पाया। बट अब पूरा टाइम है, आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेसन का 3 वीडियो देखा है। 3 वीडियो में हम लोगों ने अंतिम वीडियो जो है वो विद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में था। उसके बाद से हमारा कुछ नेक्स्ट टॉपिक आएगा, सीरियल वाइज उसी क्रम में रहेगा, तो ज़रूर देखिए। इसके बाद से अब तो रेगुलर ही रहेगा, वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो हम लोगों का जो पहला टॉपिक आता है वो आज का पहला टॉपिक है व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम वर्ग का नियम, लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल। ये क्या है? हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम के नियम में हम लोगों ने पढ़ा कि जो आवेशों का गुणनफल है आकर्षण प्रतिकर्षण बल के समानुपाती है, और जो बल है ना, इनके तो आकर्षण प्रतिकर्षण, जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो भी है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती वही वाला हिस्सा जो है वो व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहलाता है। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसी को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। अच्छा, कुछ इसके कुछ न्यूमेरिकल किया जाए, कुछ यूज हो जाए इसका फार्मूला। तो यदि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो नए बल का मान क्या होगा? नए बल का मान क्या होगा? ठीक है ना? दूरी जितनी थी ठीक डबल। अच्छा, दूरी बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा? घट जाएगा। बस वही करना है, तो इसी का यूज करके करेंगे। तो लिखते हैं प्रारंभ में मतलब जब दूरी को दुगना नहीं किए थे, तो प्रारंभ में F इक्वल कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। एक ही वस्तु के लिए कर रहे हैं, एक ही माध्यम में कर रहे हैं, तो बराबर होगा, तो नियतांक नहीं लिखते हैं। 1/r²। प्रारंभ में बल और दूरी में परिवर्तन नहीं था, जितना था उतना फिक्स था, इक्वेशन 1। लेकिन बाद में क्या किया गया? दूरी को 2 गुना कर दिया गया है, तो बल भी कुछ और हो जाएगा, बदल जाएगा। दूरी को 2 गुना, r की जगह क्या रख देंगे? 2r²। 2 2 जा 4r²। इसको हम 1/4 × 1/r² लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा F डैश इक्वल 1/4। ये देखिए 1/r² इक्वल क्या है? F है। या हम बोल सकते हैं F डैश इक्वल F/4। ये आंसर आ गया। मतलब जो नया बल होगा पुराने बल का 1/4 भाग कम होगा। मतलब अगर ये 40 है ना, तो 10 4 दहाइयम 40, 10 न्यूटन ही रह जाएगा। 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगला, यदि दूरी को आधा कर दिया जाए तो नए बल का मान क्या होगा? दूरी को आधा कर दिया जाए तो दूरी को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रारंभ में यही लिखेंगे, बाद में आधा हो गया ना, आधा का मतलब r/2²। ये क्या हो जाएगा? r²/4। और यहाँ फाइनली मिल जाएगा हमको 4/r²। 4/r² को हम 4 × 1/r² लिख सकते हैं, और हमको मिल जाएगा F डैश इक्वल 4। 1/r² का मान है F। तो देख रहे हैं, दूरी को आधा कर दिए, आधा, तो बल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब शुरू में अगर 10 न्यूटन रहा होगा, 10 चौक 40 न्यूटन का हो गया। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इसमें हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल पढ़ा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक
इरेज कर दें। ठीक है, अगला टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने वैसे तो पढ़ा है ना, कूलाम का फार्मूला पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये पढ़ा है हम लोगों ने। एक जगह आवेश है मान लेते हैं Q1, एक जगह है Q2, इनके बीच की दूरी है R। ठीक है, बीच की दूरी R है। तो अच्छा होगा क्या, ये Q2 इस Q1 को धक्का देगा क्या, दोनों पॉजिटिव है, धक्का देगा, मार देगा, उधर चला जाएगा, ये उधर, ये इसको इधर मारेगा। भाई दोनों पॉजिटिव हैं, इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, तो बल इधर की ओर लगेगा, बल इधर की ओर लगेगा, बल इधर लगेगा। 1 है तो यहाँ 1 रखते हैं, मतलब ये Q1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 Q1 पर Q2 के कारण बल। उसी तरीके से Q2 के यहाँ F2 रखते हैं, Q2 पर Q1 के कारण बल। 1 है तो समझ लीजिए पहले पर दूसरे के कारण बल, दूसरे पर पहले के कारण बल। ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, दोनों फाइटिंग करेंगे, तो दोनों के कुछ थोड़े थोड़े फोर्स होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, मतलब R का जो डायरेक्शन है ना, R का डायरेक्शन एक बार इधर एक बार इधर बदलता जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग, इसलिए F12 फार्मूला हो जाएगा 1/R 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R कैप उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दिशा को रिप्रेजेंट करता है। एक सूत्र होता है वेक्टर A कैप इक्वल वेक्टर A अपान A। उसी तरीके से R का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ A कैप की जगह वेक्टर A अपान A है, R कैप की जगह पे वेक्टर R अपान R लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R क्यूब, यहाँ हो जाएगा R। ठीक है, इसी प्रकार अच्छा इसी प्रकार एक और हो जाएगा क्या, अभी तो हमने पहले पर दूसरे के कारण से दिखा है, अब हम दूसरे पर पहले के कारण से बल देखें तो बात वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अच्छा R का डायरेक्शन बदलता रहेगा बार बार, एक बार इधर की ओर, एक बार इधर की ओर। यहाँ भी रख दें R कैप, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वेक्टर R अपान R। फाइनली मिल जाएगा F21 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R क्यूब। देखिए दोनों के दोनों मान बराबर हैं, बस इनकी दिशा अपोजिट है, 1 2 2 1। मान में दोनों के दोनों बराबर हैं, इसे नोट कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं। हाँ, इसके बाद अगला टॉपिक है कूलाम बल और गुरुत्वीय बल।
में अंतर, कूलाम बल में और गुरुत्वीय बल में अंतर। कूलाम बल याद होगा, कूलाम बल का मतलब है स्थिर वैद्युत बल। तो एक तरफ लिख दे कूलाम बल। कूलाम बल का मतलब कि दो इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, मतलब दो धन आवेशित ऋण आवेशित आवेशों के मध्य लगता है तो कूलाम बल है। और गुरुत्वीय बल, तो देखिए कूलाम बल के लिए सूत्र पढ़े हैं F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। यहाँ क्या पढ़े हैं जान लीजिए, नहीं पढ़े तो भी जान लीजिए। F बराबर होता है G m1 m2/r²। जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। एक्चुअल में जो 9 × 10⁹ आया है ना, ये है 1/4πε0। अच्छा अगला देखिए कूलाम बल। तो जो कूलाम बल है ये धनावेशों के मध्य भी लग सकता है, ऋणावेशों के मध्य भी लग सकता है, लेकिन जो गुरुत्वीय बल है केवल धनात्मक होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। और ये क्या होगा, यह केवल धनात्मक होता है। तीसरा, यह माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। और यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना। कूलाम बल का सूत्र F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। गुरुत्वीय बल F = G m1 m2/r²। उसके बाद से जो कूलाम बल है धनात्मक ऋणात्मक, भाई दो धन आवेश है तब भी लगेगा, ऋण आवेश है तब भी लगेगा, धन ऋण है तब भी लगेगा। लेकिन जो गुरुत्वीय बल है ये केवल द्रव्यमानों के बीच लगता है। अच्छा एक और लिख सकते हैं कि यह दो आवेशों के मध्य लगता है और यह दो द्रव्यमानों के मध्य लगता है। ठीक है। तो जो वैद्युत बल है, जो कूलाम बल है, वो दो द्रव्यमानों के बीच नहीं लगेगा बल्कि दो आवेशों के मध्य लगेगा। और गुरुत्वीय बल जो है वो द्रव्यमानों के बीच लगेगा। साथ में ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, जबकि केवल धनात्मक होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अच्छा ये तो हो गया अंतर। क्या इसमें कुछ समानता भी हो सकता है क्या? हाँ समानता हो सकता है, इसमें समानता भी हो सकता है। इन दोनों बलों में समानता क्या है, दोनों के दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। दोनों के दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन, मतलब 1/r², F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², 1/r² हो गया। साथ में देखिए ये आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है तो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है।
दोनों के दोनों गुणनफल के समानुपाती हैं, तो दोनों ही क्रमशः आवेशों और द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये समानताएं हो गई, असमानताएं हो गई। ठीक है, इसके बाद इरेज करते हैं। हाँ, इसके बाद आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक पर देखिए, जब आप मान लीजिए कि नहीं पढ़े होंगे, डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, मुश्किल होगा। तो अच्छा रहेगा कि प्लेलिस्ट में जा कर के मेरे पहले वीडियो को देखिए, सीरियल वाइज देखिए। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 3 वीडियो है, चौथा वीडियो ऐड हो जाएगा। सीरियल वाइज देखेंगे तो पूरा का पूरा समझ आएगा और ज़रूर आएगा। जो भी टॉपिक नहीं आता है तो फिर भी कमेंट में भेजिए, उस पर बात करेंगे, बताएंगे। इसके बाद का टॉपिक है हमारा कूलाम नियम की सीमाएं कि कूलाम नियम की कितनी सीमाएं, कितनी लिमिट है। भाई हर चीज़ एक लिमिट होता है ना, कहते हैं ना मजाक की हद होती है। मजाक का भी तो हद होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो कूलाम के नियम का भी तो हद होता है, उससे ज़्यादा कूलाम का नियम नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा करेगा तो बवाल हो जाएगा। कूलाम के नियम की सीमाएं, तो कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश पर ही लगता है। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश पर लगता है। बिंदु मतलब रुके हुए आवेश, ऐसे घूम नहीं रहे हैं, गतिशील नहीं हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है एक रुका हो, एक घूम रहा हो, एक रुका हो, एक घूम रहा हो, दोनों घूमेंगे तो कूलाम का नियम हुआ ना, वो हद पार कर गया अपनी, कूलाम का नियम नहीं लगेगा। एक को रुका होना चाहिए, एक को रुका होना चाहिए। दोनों रुक गए तभी चलेगा, लेकिन दोनों घूम रहे हैं तो नहीं चलेगा। तो अगला ही होगा, यदि दोनों आवेशों में कोई एक गतिशील है, कोई एक गतिशील है, तो भी कूलाम का नियम लागू होगा। परंतु जब दोनों आवेश गतिशील होंगे तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। कूलाम का नियम लागू नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है ना। बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, स्थिर मतलब आवेश रुके हुए हैं उसके लिए लागू होता है। और दूसरा, कोई एक गतिशील हो तब पर भी लागू होगा, लेकिन दोनों गतिशील हो तो लागू नहीं होगा, वो अपने लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, तो इस नियम को भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं इसे। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इरेज कर रहे हैं। अगला टॉपिक अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या है, थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण, मान लीजिए
एक आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 है, ठीक है ना, कई आवेश है। और किसी एक आवेश पर Q1 पर मान लीजिए Q2 भी बल लगा रहा है, Q3 भी बल लगा रहा है, Q4 भी बल लगा रहा है, सब पे सब बल लगा रहे हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि अगर एक आवेश पर एक कोई दूसरा आवेश बल लगा रहा है तो ये बल किसी तीसरे आवेश के कारण से प्रभावित नहीं होगा, ठीक है ना। एक आवेश है, दूसरा आवेश इस पर बल लगा रहा है, तो कोई तीसरा वाला इन दोनों बल के मान को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब अगर ये इस पर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है तो तीसरा वाले के आ जाने से ऐसा नहीं है कि 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कुछ नहीं, बराबर ही रहेगा। कितने भी आवेश आ जाएं वो मान प्रभावित नहीं होगा। हाँ, कुल बल का मान क्या होगा, जो तीसरा आएगा वो भी बल लगाएगा, जो चौथा आएगा वो भी बल लगाएगा, पांचवा आएगा बल लगाएगा। वो बल किसी एक दूसरे से प्रभावित तो नहीं होंगे, लेकिन उस बिंदु पर बल का मान जरूर बढ़ जाएगा, उस बिंदु पर बल ज़्यादा हो जाएगा। सही है ना। एक ही जगह पर एक लोग टार्च मारे, दूसरा टार्च मारे, तीसरा टार्च मारे, कई लोग टार्च मारेंगे, तो ऐसा नहीं है एक टार्च मारने से दूसरा वाला जब टार्च मारेगा तो उसका ख़त्म हो जाएगा, नहीं, डबल हो जाएगा, उस जगह पर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से किसी बिंदु पर एक जगह बल लग रहा है अगर किसी आवेश के कारण से, फिर किसी और आवेश के कारण लगेगा, फिर किसी और आवेश के कारण लगेगा, तो जो कुल आवेश होगा वो कुल आवेश पर जो बल होगा उनके सदिश योग के बराबर होता है। और एक आवेश पर लगने वाला बल जो है किसी दूसरे आवेश पर लगने वाले बल के कारण प्रभावित नहीं होता है, ठीक। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे कि यहाँ Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ठीक है। तो इन पर जो बल लगेगा, ठीक है ना, ये बल को मान लेते हैं F12, इसको मान लेते हैं F13, F14। तो जो कुल बल होगा एक दूसरे के वजह से कम बेसी नहीं होगा, बल्कि इस बिंदु पर जो बल का मान होगा F टोटल वो F12 इनके सदिश योग के बराबर होगा, सदिश योग के बराबर होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो लिख सकते हैं यदि किसी बिंदु पर बिंदु आवेश पर कई अन्य बिंदु आवेशों के कारण बल लग रहा है, तो किसी बिंदु आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल लग रहा है तो बल एक दूसरे आवेशों के कारण प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है ना, प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि इस बिंदु पर बल का मान